गाजियाबाद में सीएम ने जहां विपक्ष पर कानून व्यवस्था के मुद्दे पर तीखा हमला बोला, तो वहीं भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील की। सीएम की जनसभा में शामिल होने पहुंची भाजपा की मेयर प्रत्याशी सुनीता दयाल ने कहा कि आज महिलाएं सुरक्षित है, भाजपा की प्रचंड बहुमत से जीत होगी। वहीं सुनीता दयाल के साथ मौजूद महिलाओं ने भी कानून व्यवस्था के मुद्दे पर योगी सरकार की तारीफ की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद पहुंचे और गाजियाबाद के रामलीला मैदान में पहुंचकर उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। वहीं सुनीता दयाल हैं हमारे साथ, जिनके लिए उन्होंने एक स्वर में कहा कि सुनीता दयाल को इस बार भारी मतों से जिताना है। महापौर की प्रत्याशी हैं सुनीता जी आप, और आज तो योगी आदित्यनाथ भी आ गए, तो अब तो शायद जीत में कितनी दूरी है? अब बीजेपी हमेशा जीतती आई है, बीजेपी विपक्ष में भी जीतती आई है, और महाराज जी आए तो अभूतपूर्व जीत होगी। क्या मुद्दे देखे अभी जनता के बीच में? अलग अलग क्षेत्र के अलग मुद्दे थे। हाई राइज में कहीं था कि पाइपलाइन से पानी मिले, केवल बोरिंग का मिलता है। कहीं सफाई का मुद्दा लगा मुझे, कहीं बड़े नाले थे पटे हुए नहीं थे, उसका मुद्दा लगा। राजनगर में लोगों को हाई राइज है, मतलब पॉश एरिया है, तो समर्थ लोग हैं, तो वहाँ लोगों को लगा एक क्लब बनाया जाए, बुजुर्गों के बैठने का एक स्थान हो जहाँ एंजॉय करें। तो अलग अलग क्षेत्र के अलग मुद्दे हैं। ये महिलाएं और भी हैं यहाँ पर, उनसे भी बात कर लेते हैं। महिला सुरक्षा को लेकर बहुत कहा है कि महिला सुरक्षा, तो महिला सुरक्षा पे क्या देखती हैं आप कि क्या महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित हो गई हैं? देखिए, महिला सुरक्षित तो हो ही गई हैं। अब हम महिलाएं बहुत सुरक्षित है, क्योंकि हमें मालूम है कि कोई लड़का सोच नहीं सकता हमें छेड़ने का। पहले भी जो हमारी मेयर रही हैं आशा शर्मा जी, उन्होंने भी विकास किया है, और अभी हमारी सुनीता दयाल जी हैं, वो भी विकास करेंगे। ऐसा नहीं है कि विकास नहीं हुआ, मतलब सिर्फ अभी थोड़ा बहुत है। लास्ट टाइम से रोड सड़कें में थोड़ी प्रॉब्लम है, बाकी तो इतना ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर बात की जाए गाजियाबाद की, तो गाजियाबाद में जिस तरह से योगी आदित्यनाथ आए और उन्होंने बातें कही, और यहाँ की जो महिला बीजेपी की खासकर जो कार्यकर्ता हैं, उनका तो यही कहना है कि यहाँ पर अब महिलाएं सुरक्षित हैं। यानी कि अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में अब जंगल राज नहीं है, ऐसा इन महिलाओं का कहना है। गाजियाबाद से कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ एबीपी गंगा के लिए मैं शक्ति सिंह। इधर बदायूं में निकाय चुनाव से पहले बसपा को बड़ा झटका। बसपा की नगरपालिका अध्यक्ष प्रत्याशी भाजपा में शामिल हो गई है। बसपा प्रत्याशी कमलेश कुमारी भाजपा में शामिल हो गई है। सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा में शामिल हुए दीपक चौहान, बिलसी से भाजपा विधायक हरीश शाक्य ने ज्वाइनिंग कराई। सेंधमारी लगातार जारी है, और अब बदायूं में निकाय चुनाव से पहले बसपा को ये बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। बसपा की नगरपालिका अध्यक्ष प्रत्याशी भाजपा में शामिल हो गई है। कई जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ भाजपा में शामिल हुई दीपक चौहान भी शामिल हो गए हैं। इधर बिलसी से भाजपा विधायक हरीश शाक्य ने इन सभी की ज्वाइनिंग करवाई है। पालिका का चुनाव चल रहा है, और इस चुनाव में माननीय हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी की नीतियों से और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से प्रभावित होकर लोग भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। और आज बहुजन समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी कमलेश जी ने पूरे समर्थकों के साथ, दीपक चौहान जी ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। मैं उनका भारतीय जनता पार्टी में बहुत हृदय से उन पूरे ग्रुप का, दीपक जी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और अगली खबर बस्ती से है, जहां भाजपा के बागियों पर कार्रवाई हुई है। भाजपा के नगर अध्यक्ष रहे आशीष शुक्ला निष्कासित हो गए हैं। भाजपा से टिकट न मिलने पर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे। आशीष शुक्ला की पत्नी नेहा शुक्ला नगर पालिका का चुनाव लड़ रही हैं। रुधौली के भाजपा नेता राजकुमार सोनी भी निष्कासित हो गए हैं। मुंडरेवा नगर पंचायत के राकेश चौधरी, सत्यनारायण जायसवाल भी निष्कासित। बस्ती के जिलाध्यक्ष महेश जायसवाल ने निष्कासन का पत्र जारी किया। ये पत्र भी आप देख रहे हैं, जिसमें कई जो लोग हैं उन्हें भाजपा से निष्कासित कर दिया है। भाजपा से टिकट न मिलने पर निर्दलीय कई लोग चुनाव लड़ रहे थे, और इसी पर कार्रवाई हुई है। पार्टी से इन तमाम नेताओं को अब निष्कासित कर दिया है। तो निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए भाजपा फिर से प्रचार में जोर शोर से जुट गई है। इसी क्रम में बदायूं पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने आज कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि पहले चरण में कम वोटिंग हुई है, जो कि ठीक नहीं है, और इसीलिए हमें घर घर पहुंचकर लोगों से संवाद करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर हम इस तरह से काम करेंगे तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी। इस दौरान भूपेंद्र चौधरी ने चुनावी तैयारियों की भी समीक्षा की। दूसरे चरण में 11 मई को चुनाव होने हैं और आज पार्टी ने चुनाव की तैयारी की दृष्टि से
सभी नगर निकायों के संयोजक, प्रभारी, मंडल अध्यक्ष, हमारे संगठन के लोग के बीच में हमने अपनी तैयारियों की समीक्षा की है और चुनाव तक क्या क्या काम हम लोगों को करने हैं संगठन की दृष्टि से, उसका हमने अपने विचारों का आदान प्रदान किया है। इधर जातीय जनगणना पर फिर से सियासत शुरू होती दिख रही है, क्योंकि पटना हाई कोर्ट ने बिहार में हो रही जातीय जनगणना पर रोक लगा दी है और इसी को लेकर एटा पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा, बसपा, कांग्रेस समेत सभी दलों को पिछड़ों का दुश्मन बताया। कहा कि ये लोग पिछड़ों का भला नहीं चाहते, ये केवल राजनीतिक मुद्दा खड़ा करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि विपक्षी दल सिर्फ पीएम मोदी के खिलाफ राजनीतिक मुद्दा ढूंढने में लगे हैं, लेकिन पीएम मोदी 150 करोड़ की जनता को ध्यान में रखकर कोई फैसला लेंगे। देखिए, इस देश के अंदर सपा, बसपा, कांग्रेस, लोकदल या जनता दल यू या राष्ट्रीय जनता दल, ऐसे जो राजनीतिक दल हैं, ये पिछड़ों के दुश्मन हैं। ये किसी का भला नहीं चाहते हैं, ये केवल राजनीतिक मुद्दा खड़ा करते हैं कि मोदी जी जो सबका साथ सबका विकास करते हैं, उनके खिलाफ कौन सा मुद्दा मिल जाए। अब माननीय उच्च न्यायालय ने कोई आदेश दिया है तो मैं उस पर कोई टिप्पणी भी नहीं करना चाहता, लेकिन हमारी सरकार की कोशिश है 152 करोड़ हिंदुस्तान वासियों को जब मोदी जी सोचते हैं तो उनको ध्यान में रखकर सोचते हैं, और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जब हम लोग कोई निर्णय लेते हैं तो 25 करोड़ उत्तर प्रदेश वासियों को। वहीं कानपुर देहात में यूपी के कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में सभा को संबोधित किया। इस दौरान नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने जहां भाजपा प्रत्याशी को जिताने की जनता से अपील की, वहीं उन्होंने कहा कि इस समय भाजपा में एक स्कीम चल रही है, एक पे एक फ्री पाओ, यानी कि अपने प्रत्याशी को जिताओ और नंदी को फ्री पाओ। इस दौरान नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने सपा, बसपा, कांग्रेस पर भी तीखा हमला किया। आपको ये देखना है देश कैसे सुरक्षित है, प्रदेश कैसे सुरक्षित है, और स्कीम चल रही है, एक पे एक फ्री मिल रहा है। आप इनको चुनेंगे, नंदगोपाल गुप्ता नंदी फ्री में मिलेंगे। लखनऊ में बैठे हैं, कोई काम होगा, भगवान न करे कभी कोई आपत्ति विपत्ति आपके ऊपर आए, भगवान न करे कोई परेशानी आपके ऊपर आए, परेशानी आएगी आपको पीछे ढकेलकर आपकी परेशानी अपने ऊपर लेकर आपकी मदद करने का काम करेंगे। इस बात का भरोसा और विश्वास होगा। वहीं औरैया में भी मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने भाजपा प्रत्याशी के लिए रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से भाजपा के पक्ष में वोट की अपील की। नंदगोपाल गुप्ता नंदी के साथ मंत्री संजय निषाद भी मौजूद रहे। वहीं धमकी मामले पर मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने कहा कि मेरे पीआरओ के पास पाकिस्तान से धमकी भरा कॉल आया, मामले में शिकायत कर दी है और जांच चल रही है। देखिए, पिछले 24-25 तारीख को एक मेरा जो पीए है, सरकारी पीए साथ में चलता था, आचार संहिता की वजह से वो घर पे रहता है, तो उस नंबर पे फ़ोन आया। एक 2-3-4 ऐसा लोग बताते हैं वो पाकिस्तान का नंबर है। तो जो आया, हमने बात करके प्रमुख सचिव गृह से और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर से बातचीत करके उनको दे दिया एप्लीकेशन। उसकी जांच हो रही है, जो भी दोषी होंगे उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। वहीं यूपी के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह कानपुर के दौरे पर रहे। इस दौरान स्वतंत्र देव सिंह ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि यूपी में निकाय चुनाव को लेकर काफी अच्छा माहौल है, योगी मोदी के कामों को लेकर जनता खुश है। दोनों ही सरकारों ने गरीबों और पीड़ितों के लिए ईमानदारी के साथ योजनाओं का लाभ देने का काम किया है, जिससे लोग आत्मनिर्भर बने हैं। इस दौरान स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि आज यूपी में कानून का राज है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह कानपुर पहुंच चुके हैं और 2 दिन के विशेष अभियान पर निकले हुए हैं। निकाय चुनाव को लेकर इनसे बात कर लेते हैं। निकाय चुनाव को लेकर प्रदेश में किस तरीके की तस्वीर आप देख रहे हैं? वातावरण तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आदरणीय मोदी जी, योगी जी की अपनी लोकप्रियता है। जनता जनार्दन के मन में पूर्ण विश्वास है कि इस प्रकार का नेतृत्व पहली बार मिला है देश को और राज्य को भी, और अपने को सभी लोग सुरक्षित महसूस करते हैं। पहले चरण के मतदान के बाद आरोप बहुत लग रहे हैं आप लोगों के ऊपर, और ये कहा जा रहा है कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी जानबूझकर की गई और जो मतदान हुआ वो ऐसा नहीं हुआ कि निष्पक्ष जिसे कहा जा सकता। नहीं, अपने लोग भी परेशान हैं, सभी लोग परेशान रहते हैं। जो शिकायत रहती है वह सरकार से जो चुनाव करा रहे हैं, चुनाव ऐसे आयुक्त लोग बताते हैं, वो समस्या का समाधान करें। तो करें कि लोकतंत्र की हत्या हुई है, क्या है वो लोग बात करेंगे अपने। उनका शासन सत्र के पहले देखें, गुंडागर्दी, उनका भ्रष्टाचार, जिस प्रकार की घटनाएं थी राज्य के अंदर, आज योगी सरकार आने के बाद कितना शांति से महसूस करते हैं। या तो गुंडे जमीन के अंदर हैं, या आसमान में हैं, या जेल के अंदर हैं, तो एक शांति या सुखी से लोग रह रहे हैं। 12 बजे रात को सोना पहनकर, जेवर पहनकर लड़के अपनी गाड़ी से
कानपुर से सिकंदरा जा सकती, कोई बोल नहीं सकता है, कोई छेड़ नहीं सकता। आखिरी सवाल ये कि कांग्रेस पार्टी राज्यपाल पर जाने की बात कह रही है, जो पहले चरण का मतदान हुआ है। कांग्रेस, सपा, बसपा जो वंशवाद जातिवाद की पार्टियां देश को बर्बाद कर दिया। 70 साल में क्या दिया गरीबों को? कुछ नहीं दिया। आज सब कुछ मिल रहा है, गरीब खुशहाल है और गरीब ने अपना मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को। स्वतंत्र देव सिंह अपनी बात को कहते हुए, और कानपुर में बूथ विजय अभियान चल रहा है, 2 दिन का विशेष अभियान रखा गया है और ऐसे में उनका कहना है कि आरोप तमाम लग रहे हैं, लेकिन निष्पक्ष तौर पर चुनाव उत्तर प्रदेश में निकाय के कराए जा रहे हैं। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। चमोली के डीएम हिमांशु खुराना खुद बद्रीनाथ धाम पहुंचे हैं। आम श्रद्धालु बनकर यात्रा की व्यवस्थाओं का उन्होंने जायजा लिया। डीएम ने लाइन में लगकर टोकन लेकर बद्रीनाथ के दर्शन किए। डीएम के निरीक्षण की किसी अधिकारी को भनक तक नहीं लगी और ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। आम श्रद्धालु की तरह कतार में लगे और जो व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं, जो दावे वहां पर किए गए हैं, व्यवस्थाओं को उनको जांचने के लिए खुद पहुंचे। लाइन में लगकर टोकन लिया, बद्रीनाथ के दर्शन किए और निरीक्षण की किसी भी अधिकारी को भनक तक नहीं लगी। ये तस्वीरें भी अब सामने आई है। आम श्रद्धालु बनकर खुद चमोली के डीएम हिमांशु खुराना बद्रीनाथ धाम पहुंचे, व्यवस्थाओं का जायजा लिया, किस तरीके की व्यवस्थाएं श्रद्धालु के लिए की गई है। वाराणसी में पीएम मोदी की मां हीराबा का काशी के दशाश्वमेध घाट पर पिंडदान किया गया। पीएम मोदी के भाई पंकज मोदी ने दशाश्वमेध घाट पर पिंडदान किया। पंडित राजू झांझा ने पीएम की मां हीराबा का पिंडदान कराया। मां हीराबा की आत्मा की शांति के लिए पंकज मोदी ने मां गंगा से प्रार्थना। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। पीएम के भाई पंकज मोदी आज बनारस पहुंचे, मां हीराबा का पिंडदान किया। दशाश्वमेध घाट पर पिंडदान किया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकियों से मुठभेड़, सेना के 5 जवान मुठभेड़ में शहीद हो गए हैं। चमोली के गैरसैंण के रहने वाले रुचिन रावत की भी शहादत हो गई है। भारतीय सेना में 9 पैरा कमांडो में तैनात थे रुचिन रावत। शहीद के गांव पुरीगाड़ में परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। बड़ी खबर, सेना के 5 जवान मुठभेड़ में शहीद हुए। आतंकियों की जानकारी मिली, जिसके बाद सेना के जवान और आतंकियों में मुठभेड़ हुई। 5 जवान इस मुठभेड़ में शहीद हो गए, जिसमें चमोली की गैरसैंण के रहने वाले रुचिन रावत भी शहीद हो गए। और लक्ष्मण फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। लक्ष्मण, ये दुखद सूचना मिल रही है, चमोली के गैरसैंण के रहने वाले रुचिन रावत भी मुठभेड़ में शहीद हो गए हैं। कैसा अभी गांव में परिजनों को क्या सूचना मिल गई है? जी देखिए, आज जम्मू कश्मीर के राजौरी सेक्टर में आतंकियों से जो मुठभेड़ हुई थी, उसमें भारतीय सेना के 9 पैरा कमांडो में तैनात चमोली जनपद के गैरसैंण निवासी रुचिन रावत शहीद हुए हैं। रुचिन रावत के शहीद होने की खबर से उनके गांव में पुरीगाड़ जो उनका गांव है, मातम छाया हुआ है और उनके माता पिता जो गांव में ही रहते हैं, उनका रो रो कर बुरा हाल है। हालांकि जो रुचिन रावत का जो परिवार था, उनका एक लड़का भी 4 साल का बताया जा रहा है और साथ में जो उनकी पत्नी थी वो उधमपुर में, जहाँ वो तैनात थे, वहीं वो लोग थे, लेकिन वो वापस आ गए हैं, ऐसा बताया जा रहा है। उनका भाई भी नेवी में तैनात है, जो कि गुजरात में तैनात था, और वो लोग सभी आज दिल्ली पहुंच रहे हैं और ऐसा बताया जा रहा है कि 2 दिन बाद पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंचेगा। जी, कब आखिरी बार घर आए थे लक्ष्मण? अभी तक क्या जानकारी मिल रही है? रुचिन कब अपने परिजनों से मिले थे? कुछ जानकारी उसे लेकर? अभी लगातार उनके परिजनों से हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि वो सफर में है, इसलिए बात उनसे नहीं हो पा रही है। जो भी अपडेट सामने आएगी हम बात करने की कोशिश करेंगे। हालांकि इस तरह की अभी तक बात कोई सामने नहीं आएगी उससे पहले कब घर आए थे, लेकिन अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ वो उधमपुर में थे और आज राजौरी सेक्टर में जो आतंकियों और जो सेना की आपसी मुठभेड़ हुई थी, वो वहाँ पर गए थे, जहाँ पर वो शहीद हो गए। ठीक है, चलिए, बहुत धन्यवाद लक्ष्मण तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे तो निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार में दिग्गजों ने पूरी ताकत झोंक दी है और इसी कड़ी में सीएम योगी ने आज पश्चिमी यूपी में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम ने जहां भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में वोट की अपील की, तो वहीं कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष पर तीखा हमला किया। सोचता था कि उत्तर प्रदेश में पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से आयोजित होंगे। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां पर्व और त्योहार के पहले कर्फ्यू लग जाता था, आज कर्फ्यू नहीं लगता है।
आज तो कावड़ यात्रा शानदार तरीके से दुग्धेश्वर नाथ मंदिर से निकलती है और हरिद्वार में हर जी की बेड़ी तक पहुंचती है। आज कोई कर्फ्यू का नाम नहीं लेता है। आज तो हमारा उत्तर प्रदेश न कर्फ्यू न दंगा, यूपी में है सब चंगा। जो लोग तमंचावादी थे, परिवारवादी थे, वही तमंचावादी भी थे और उन तमंचों का इस्तेमाल युवाओं के भविष्य को बर्बाद करने के लिए लोग करते थे। आज युवाओं के हाथ में तमंचे नहीं है भाइयों बहनों, आज युवाओं के हाथों में डबल इंजन सरकार ने टैबलेट देने का काम किया। ये टैबलेट उन्हें तकनीकी दृष्टि से सक्षम बनाने के एक अभियान का हिस्सा है। उनके टैलेंट को टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग के साथ जोड़ने का एक कार्यक्रम है। भाइयों बहनों, यह काम सत्र के पहले भी हो सकता था, लेकिन सत्र के पहले जो लोग सत्ता में थे, विकास और गरीब कल्याण का उद्देश्य नहीं था। उनको इंफ्रास्ट्रक्चर से ही मतलब नहीं था, गरीब से ही मतलब नहीं था। वे तो अवसरवादी थे, अराजकता पैदा करते थे, कावड़ यात्रा में बाधा पैदा करते थे और गरीबों की योजनाओं में डकैती डाल करके अपने और अपने गुर्गों का पेट भरने का कार्य करते थे। 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश दंगा प्रदेश था, दंगा प्रदेश। पर्व और त्योहार के पहले कर्फ्यू लग जाता था, आज कर्फ्यू नहीं, आज तो कावड़ यात्रा निकलती है शानदार तरीके से। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।